जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईजी कैम के अंदर हमने लास्ट टाइम शुरू की थी बॉन्डिंग, राइट। बॉन्डिंग को स्टार्ट किया था। सो ये आपको आपके सामने स्क्रीन जो शेयर हुई हुई है, इसके अंदर ये सेकंड चैप्टर है। और सेकंड चैप्टर के अंदर जो 2.2 है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल, ये अभी फॉर नाउ हमने स्किप किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक पख आ गई थी बीच में। जो हमने मॉलिक्यूल्स को डिफाइन किया था, उसके अंदर एक क्या प्रॉब्लम आई थी। CO2 को हम मॉलिक्यूल कह रहे हैं, लेकिन NaCl को हम मॉलिक्यूल नहीं कह रहे। इसकी वजह से वी हैड टू शिफ्ट टुवर्ड्स बॉन्डिंग फर्स्ट। तो हम 2.2 और 2.3 को बाद में कर लेंगे। पहले हम 2.4 ऑनवर्ड्स जरा बॉन्डिंग की तरफ निगाह डाल रहे हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि मैं आपको खाली एक ओवरव्यू दे दूं, और ओवरव्यू के अंदर आपको जब ये समझ आ जाए कि जाइंट स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं और सिंपल कौन से होते हैं, देन वी कैन गो बैक टू 2.2। ठीक है, एंड 2.4 फिर हम उसके बाद कर लेंगे। सो फिलहाल लेट्स फोकस ऑन द समरी दैट वी डिड लास्ट टाइम। उसके अंदर थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमने क्या कहा था कि टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग कितनी होती हैं, ये अब आप ऑलरेडी नोट्स ले चुके हैं जी। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग कितनी होती हैं? 3। कौन सी? आयोनिक, कोवलेंट और मेटालिक। ठीक है, पहले मैंने मेटालिक ऊपर लिखी थी, कोई मसला नहीं है। ये क्या है? टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग टाइप्स जी। या दीज आर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। और एक और क्या होते हैं, फोर्सेस होती है ना, उनको क्या बोलते हैं? इंटर मोलेक्युलर फोर्सेस। इसमें आप इस बात को याद रखिएगा, मोलेक्युलर मोलेक्युलर मोलेक्युलर, ये सिर्फ मॉलिक्यूल के अंदर इंटर मोलेक्युलर फोर्सेस होती हैं। ठीक है, इंटर मोलेक्युलर फोर्सेस सिर्फ मॉलिक्यूल्स के अंदर होती हैं और किसी के अंदर नहीं होती। खैर, चलें जी। फिर हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे। स्ट्रक्चर्स कितने टाइप्स के होते हैं? कौन से? जाइंट होते हैं और सिंपल होते हैं। और हमने क्या देखा था? आयोनिक सारे के सारे जाइंट्स हैं, मेटालिक सारे के सारे जाइंट्स हैं, कोवलेंट रेयरली क्या हैं? जाइंट्स। लेकिन बाकी सारे जो रेयर के अलावा एज अ रूल सारे क्या हैं? सिंपल हैं। तो कोवलेंट स्ट्रक्चर्स जितने होते हैं वो सिंपल होते हैं। और जाइंट्स को और किसी की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही काफी है। लेकिन सिंपल मोलेकुलर स्ट्रक्चर्स को कोवलेंट बॉन्ड्स की भी जरूरत होती है, और इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की भी जरूरत होती है। बात समझ आई? तो सिंपल मोलेकुलर स्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट टू कंपोनेंट्स, कोवलेंट बॉन्ड्स एंड इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। सही है। लेकिन जाइंट्स आर ऑलरेडी कंप्लीट। जाइंट्स, आयोनिक जाइंट्स आर कंप्लीट, कोवलेंट जाइंट्स आर कंप्लीट, मेटालिक जाइंट्स आर कंप्लीट। अच्छा जी। सो हमने आयोनिक, कोवलेंट और मेटालिक को कैसे समझा था? आयोनिक स्ट्रक्चर्स के अंदर पीरियोडिक टेबल को देखा जाए तो कौन से एलिमेंट्स आयोनिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं? मेटल और नॉन मेटल। जबरदस्त। कोवलेंट वाले नॉन मेटल, नॉन मेटल। मेटालिक मेटल मेटल। समझ आई बात? तो दो मेटल्स उठाएं, उनके दरमियान, या एक मेटल उठा लें, उसमें मेटालिक बॉन्डिंग होगी। दो डिफरेंट नॉन मेटल्स उठाएं या एक नॉन मेटल उठा लें, उनके दरमियान क्या होगा? कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। और मेटल नॉन मेटल ऑपोजिट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल से उठा लें, उनके दरमियान क्या होगी? आयोनिक बॉन्डिंग होगी। ठीक है। अच्छा, अब हमने असल में अपना क्वेश्चन रिजॉल्व करना है कि हम क्यों ये बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल CO2 मॉलिक्यूल है और NaCl मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है। सो हमने क्या कहा था? NaCl क्या होगा? आयोनिक होगा। NaCl आयोनिक होगा। क्यों? Na इज अ मेटल, so Na is sodium, it is a metal. Cl is a non-metal. Metal non-metal will form an ionic bond. बात समझ आ गई? अच्छा। सो क्या इसको हम
मॉलिक्यूल बोल सकते हैं? द आंसर इज नो, इसको मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते। क्यों? ये जायंट है, जायंट। Ionic structures are giants, are literal giants, and let me tell you how. आपने कभी मीटियोर का नाम सुना है? मीटियोर को छोड़ दें अभी। आपने खेवड़ा माइंस का नाम सुना है? खेवड़ा माइंस ये क्या होते हैं? सॉल्ट माइन है, ठीक है, सॉल्ट माइन। सॉल्ट माइन कितना बड़ा होता है? जी, पहाड़ होता है ना। यानी हम उसके मुकाबले में क्या होंगे? एंट्स, या स्मॉलर देन एंट्स एक्चुअली। क्योंकि हम उन सॉल्ट माइंस के अंदर जाते हैं, पूरा जो है ना घूम फिर के आते हैं, टूर मार के आते हैं, और हंसी खुशी अंदर झूले भी लेके आ जाते हैं। सो पूरा पहाड़ इज अ सॉल्ट माइन, और वो पूरा पहाड़ इज वन वन स्ट्रक्चर। यानी एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, अगर वो पहाड़ सोडियम क्लोराइड है ना, तो वो एक सोडियम क्लोराइड है, वो एक है। ठीक है, आगे जाके समझाऊंगा। सो जाइंट है कि नहीं? इट इज एन एक्चुअल जाइंट। आयोनिक स्ट्रक्चर्स, सॉल्ट एक्चुअल जाइंट्स होते हैं। अब आप कह रहे होंगे मगर मेरे घर में तो सॉल्ट जो है वो पैकेट में आ जाता है। ठीक है जी, क्या करते हैं आप? कूट कूट के, तोड़ तोड़ के, काट काट के उसको छोटा करते हैं, हैं? और रिफाइनिंग एक डिफरेंट प्रोसेस है, मगर आप ये कि तोड़ते हैं उसको। अगर उसको ना तोड़ें तो वो पड़ा है। हाँ, आप मेरे मेरे एक दोस्त हैं बल्कि, सॉल्ट लैंप्स बेचते हैं, सॉल्ट लैंप, लग्जरी प्रोडक्ट। हाँ सर जी, मतलब रात को सोते हो तो आप लैंप से चाटते हैं। हाँ, लैंप को आप चाटते हैं। अच्छा खैर, सो और फिर एकदम बिजली का पड़ेगा तो मजा आ जाएगा। ओके, बात समझ आई कि आयोनिक स्ट्रक्चर्स कैसे जाइंट्स हो सकते हैं। अब आइए मेटालिक, क्योंकि मेटालिक बताना भी मेरे लिए आसान है, ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। मेटालिक स्ट्रक्चर जाइंट्स होते हैं कि नहीं? सपोज करें जी, हम बात करते हैं आयरन की। आयरन आपको पता है कहां से आया? मीटियोराइट। मीटियोराइट्स। जो मीटियोराइट जब मीटियोराइट जब मीटियोराइट अर्थ के ऊपर क्रैश होता है, स्ट्राइक करता है, कितना बड़ा खड्डा बनता है? बस इतना बड़ा खड्डा कि जो है ना गाड़ी का टायर थोड़ी देर के लिए गुड़ुम करके सीधा हो जाए, है? कितना बड़ा खड्डा होता ताकि अंदर पूरा आ जाएगा। है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, साइज पे डिपेंड करता है, मगर कुछ कुछ छोटा होता है, कोई इंसान आ जाए बस, इतना होता है? या पूरे पूरे आधा आधा शहर जो है ना वो एक मीटियोर तबाह कर देता है? सर जी, वैसे बाय ह्यूमन डेवलपमेंट एंड थ्रो इट इन। बात समझ आ रही है? मीटियोर कितने बड़े होते हैं उनके? अच्छा, जो मीटियोर जो खड्डा बनाते हैं उस खड्डे को क्या बोलते हैं? क्रेटर। क्रेटर्स कितने बड़े होते हैं? ठीक है, ह्यूज, ह्यूज जाइंट्स कहेंगे कि नहीं? तो वो जो पूरा मीटियोर था, मीटियोराइट, छोटे मीटियोर को कहते हैं, या मीटियोराइट है, वो क्या है? वो एक मेटल है, वो एक मेटल है। ठीक है, अगर आयरन तो आयरन है, अगर कोई और है तो कोई और। बात समझ आई? दैट इज वन मेटल। सो लिटरली स्पीकिंग, मेटालिक स्ट्रक्चर्स आर जाइंट्स, अनलेस आप क्या, हाँ, मगर मेरे घर में तो स्त्री है और वो छोटी सी है। वो कैसे हुई छोटी? या मेरे घर में तलवार है, वो छोटी कैसे हुई तलवार? जी, पिघला के, तोड़ के, काट के छोटी होगी।
समझ आई बात? एक्चुअली वो जायंट है। जी। हाँ, यस एब्सोल्यूट, यस। यस। तो जी। हाँ, तो लोग रहते हैं ना, सॉल्ट माइन के अंदर लोग नहीं रहते। वट वट क्या कर रहे हैं वहां पे? लोग सोते भी हैं वहां पे, लोग मेंटेनेंस के लिए भी लोग रहते हैं। हाँ, वहां मस्जिद भी है, यस। मैं एक्चुअली जा चुका हूँ। कहीं से फोटो भी दिखाऊंगा आपको कभी मिल गई तो। NaCl, यस। हाँ, आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? नमक में। नमक में रहता हूँ, कह सकते हैं। मतलब रात को लोग स्नैक्स भी डालते हैं, पहाड़ पे हाँ, जब भूख लगे दीवार चाटना शुरू कर दें, है ना? है वैसे, हाँ, बीपी बीपी भी हाई हो जाएगा साथ साथ। और नमक चाट के वैसे ही दिल करेगा और खाएं कुछ, प्यास भी लगेगी। लेकिन बोर नहीं होंगे, है ना? इंटरेस्टिंग लाइफ। हाँ, खीरे जो है ना दीवार के साथ लगा के खा लें। अब आइए कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। कोवलेंट में जो जाइंट्स हैं वो मैंने आपको बताया रेयर है, बहुत कम है। तीन ही है टोटल जो आपके सिलेबस में खास तौर पे। वो कौन से हैं? डायमंड, सिलिका, इन सिलिका शॉर्ट फॉर्म है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, सिलिकॉन फोर ऑक्साइड की, और फाइनली ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में मैं कह सकता हूं कि इसके लार्ज डिपॉजिट्स होते हैं, जाइंट। डायमंड का मसला ये है, डायमंड जाइंट्स होते हैं, स्ट्रक्चरली जाइंट्स हैं, स्ट्रक्चरली डायमंड जाइंट्स हैं, मगर एक टाइम पे आपको कम मिलते हैं। एक टाइम पे जो डायमंड इतना बड़ा मिल जाएगा, लेकिन अच्छा, वो इतना बड़ा भी रेयर है, बहुत कम। और हाँ, हाँ, उसका टाइम बहुत ज्यादा लगता है और बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, बड़े बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी कंडीशन चाहिए होते हैं। हाँ। और फिर अब आप कहेंगे कि मेरी मामा के पास तो इतना सा डायमंड है। तो हाँ, उसको आपने काटा है, तोड़ा है, उसको पीसा है, तब जाके वो छोटा हुआ है, ठीक है। हाँ जी। और उसके ऊपर बैठ जाए। आपको चाहिए, फिर आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को कहते हैं आप मर गए, आप फ्यूचर जनरेशन। ये वो बहुत एक्सट्रीमली हाई प्रेशर्स। अब तो खैर हमने आर्टिफिशियल डायमंड्स बनाने शुरू कर दी, बनते हैं आर्टिफिशियल। माइनर फर्क है, लेकिन हाँ। हाँ, अब पूरी गैस की बनी हो। अब वो गैस तो नहीं है ना, अब तो गैस नहीं है। मतलब इस तरह तो वही वाली बात है, वाटर वेपर भी तो ये देखें, वाटर इसके अंदर वाटर वेपर है, इसकी क्या, क्यों वर्थ क्यों है? भाई मर जाएंगे अगर नहीं इसको जाना, नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे। तो मुख्तलिफ चीजें हैं, उनकी मुख्तलिफ स्टेट्स हैं। तो डायमंड आपको पता है, डायमंड कोल, ऑयल, गैस, ये सब चेंज ऑफ कार्बन है। तो खैर अभी नहीं, हाँ जी। मिलियंस ऑफ ईयर्स, एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अभी नहीं, अभी नहीं। ये अब आप नंबर्स पूछ रहे हैं ना मेरे से, नंबर्स मुझे नहीं याद है, वो मुझे देखने पड़ेंगे। सो डायमंड से लेकर ग्रेफाइट, ये भी जाइंट्स है, ठीक है। आपको उम्मीद है कि जाइंट्स की एक सेंस समझ आ गई होगी, ठीक है। हम इसको डिटेल में करेंगे बाद में। लेकिन जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, वाटर, इसके अलावा ये आपका जो ऑयल है, सारा सिंपल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड्स होते हैं, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे गैसेस होती हैं, ये सारे क्या हैं? सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जायंट्स नहीं है, ठीक है, ये जायंट्स नहीं है। सो ये सिंपल मॉलिक्यूल। सो अब आइए, कार्बन डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे गैस है,
मॉलिक्यूल या जायंट? मॉलिक्यूल। सोडियम क्लोराइड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड, मॉलिक्यूल या जायंट? जायंट। आयोडीन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड। आयोनिक, मेटालिक या कोवलेंट? कोवलेंट। ओके, तो अगर कोवलेंट है तो सिंपल या जायंट? सिंपल, मगर है तो सॉलिड। जायंट क्यों नहीं? क्योंकि कोवलेंट जायंट सिर्फ एक्सेप्शनल है और ये उन तीनों में से नहीं है। हाँ, नॉन मेटल, नॉन मेटल। आयोडीन इज अ नॉन मेटल, बॉन्डेड विद अनदर आयोडीन विच इज अ नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल कोवलेंट। और क्यों है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? अभी फिलहाल जितना अभी आपको आता है उसके उसके हिसाब से नॉन मेटल, नॉन मेटल, ठीक है? ये ग्रुप 7 के अंदर है, हेलोजेंस। ठीक है, ये सारे इन 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 है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। मेरे टीचर होते थे वो बीच में एक और घुसा देते थे, फ्लोरीन क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नोरीन, आयोडीन, एस्टेटीन, बीच में नोरीन घुसा देते थे। तो जाहिद मलिक साहब, उनको सलाम, शाउट आउट है ना, वीडियोस के अंदर शाउट आउट दिया जाता है। सो हाँ, शाउट में आपके ऊपर सारा टाइम कर रहा हूँ जी। इसके अलावा Hg, मरकरी, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड, मेटल या नॉन मेटल? मरकरी मेटल, जायंट या सिंपल? जायंट मेटल है, ऑल मेटल्स आर जायंट्स। ओके। ब्रोमीन, Br2, मेटल, नॉन मेटल? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, जायंट या सिंपल? सिंपल। ठीक है, तो ये सिंपल है, देयर फोर आपको ये समझ आ गई। जो सिंपल होते हैं उनको आप मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, जो सिंपल होते हैं उनको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, चाहे वो आ, एक जैसे हो, यानी आई विद आई, वन टाइप के हो, या वो दो डिफरेंट टाइप्स के हो, उनको मॉलिक्यूल बोला जा सकता है। लेकिन दो डिफरेंट टाइप्स के हो या सेम टाइप का हो, अगर वो आयोनिक या मेटालिक है तो उनको मॉलिक्यूल नहीं कहा जा सकता, मॉलिक्यूल नहीं कहा जा सकता। आखिरी एग्जांपल, SiO2, कोवलेंट या मेटालिक या आयोनिक? कोवलेंट कैसे पता? सिलिकॉन इज सिलिकॉन इज नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल, नॉन मेटल है, तो कोवलेंट हो गया। जाइंट या सिंपल? जाइंट। और अगर जाइंट होगा तो मॉलिक्यूल कहा जा सकता है? नहीं, मॉलिक्यूल नहीं कहा जा सकता। बात समझ आ गई? जाए, यहां से उठें, जाके उसको उठाएं और आराम से दें। उठे यहां से। बात समझ आ गई? तो इसलिए हमने जो मॉलिक्यूल्स का हेडिंग, मॉलिक्यूल्स की हेडिंग दी थी, उसके अंदर हमने क्या लिखा था? Cl2 मॉलिक्यूल हो सकता है कि नहीं? O2 हो सकता है, O3 हो सकता है। अच्छा, अब बताएं, NaCl हो सकता है? नहीं। लेकिन CO2 हो सकता है? अच्छा, SiO2 हो सकता है? नो, क्योंकि जायंट है। लेकिन व्हाट एल्स? HCl हो सकता है? यस। हाइड्रोजन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल, नॉन मेटल कोवलेंट, और वो जायंट नहीं है, तो फिर मॉलिक्यूल है। बात समझ आई? क्या टाइम हो रहा है? सो आई होप आपको ये बात समझ आ गई है कि हम मॉलिक्यूल्स में, यानी किसी को दो डिफरेंट एटम से बने हुए चीजों को, जिसको हम कंपाउंड तो कह रहे हैं, मगर एक कंपाउंड को क्यों हम मॉलिक्यूल कहते हैं और दूसरे को मॉलिक्यूल नहीं कहते? ये बात समझ आ गई है? हम जायंट्स को
मॉलिक्यूल नहीं कहते, और सिंपल स्ट्रक्चर्स को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। क्लियर? आई होप दिस क्लैरिफाइज द फर्स्ट पार्ट। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं इसके बाद। तो 2.2 क्या है? 2.2 क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल। तो ठीक है, हमने ओवरव्यू एक कर लिया बॉन्डिंग का। विल गो बैक टू इट जब हम 2.4 पे पहुंचेंगे। पप्पू बच्चों वाली चीजें हैं, बड़े आराम से समझ लें। पहला पार्ट क्या है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एज अ सेंट्रल न्यूक्लियस कंटेनिंग न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। ठीक है, तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? एटम क्या होता है? बीच में एक चीज है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके अराउंड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स के अंदर। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर शेल में होते हैं और मूव कर रहे होते हैं। राइट? शेल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। राइट? ये पहला शेल है, एक और शेल हो सकता है, उसके बाद एक और शेल हो सकता है, और उसके बाद एक और शेल, और आपके सिलेबस में ये लास्ट शेल है। चौथा शेल आपके सिलेबस में लास्ट। हाँ जी। पहले शेल में पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तीसरे शेल में आपके सिलेबस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। ठीक है, स्टार। और चौथे शेल में आपके सिलेबस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? जी, आपके सिलेबस में कितने आ सकते हैं? कोई कोई भी नंबर है ना उधर? कोई भी नंबर। हाँ, हाँ, चले आप काउंटिंग शुरू कर दें। एक तो नहीं है, आगे। 2, यस। क्या बात है, जबरदस्त आंसर दिया है। 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि टोटल एलिमेंट्स जो आप जिसे डील करेंगे वो 20 एलिमेंट्स। आप पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के साथ डील करेंगे, और जो 20th एलिमेंट है वो चौथे शेल के दूसरे इलेक्ट्रॉन पे जाके रुक जाता है। बात समझे? नहीं समझे? चल, अभी समझ आ जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, इतनी समझ आ गई है कि एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं इन शेल्स। शेल्स के अंदर पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। दूसरे मैक्सिमम ही 2 हो सकते हैं। दूसरे में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। तीसरे में मैं मैक्सिमम का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता क्योंकि दैट इज नॉट एक्चुअली ट्रू, लेकिन आपके सिलेबस में तीसरे में कितने हो सकते हैं? 8 ही हो सकते हैं। चौथे में मैक्सिमम आपके सिलेबस में 2 हो सकते हैं। ठीक है, सो जो पहला एलिमेंट है ना, वो है हाइड्रोजन। पहला एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, एक, टोटल एक। पहले शेल में एक। और आखिरी जो आपके सिलेबस में आखिरी एलिमेंट है वो है कैल्शियम, आपके सिलेबस में। और उसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं लिखूंगा 2, कॉमा, अगला शेल, सेकेंड शेल। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 हैं, मैं लिखूंगा कॉमा 8। तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दोबारा 8। चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये है मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सिलेबस में।
ये है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके सिलेबस। बात समझ आई? मैक्सिमम की क्या होगा? कैल्शियम के अंदर पहले शेल में दो, दूसरे शेल में आठ, तीसरे शेल में आठ, चौथे शेल में दो इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है मैक्सिमम। आइए जरा सिलेबस की तरफ वापस चलते हैं। सो पॉइंट नंबर वन में क्या है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एज अ सेंट्रल न्यूक्लियस कंटेनिंग न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। ठीक है, ये था पहला पॉइंट। समझ आ गया पहला पॉइंट? अच्छा, अगला, स्टेट द रिलेटिव चार्जेस एंड रिलेटिव masses ऑफ अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आइए इसकी बात कर लेते हैं। क्या था? रिलेटिव चार्जेस और रिलेटिव masses। ठीक है, रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मैस। लोग पहले मैस रखते हैं फिर चार्ज रखते हैं, लेकिन चले मैंने उल्टा कर दिया, कोई मसला नहीं है। जी, प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज क्या होता है? इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। जी, प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज क्या है? +1, +1। न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज क्या है? न्यूट्रल, 0, नथिंग। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज क्या है? -1, नेगेटिव। अब आइए, मैस, प्रोटॉन का रिलेटिव मैस क्या है? 1। न्यूट्रॉन का रिलेटिव मैस क्या है? 1। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मैस क्या है? नेग्लिजिबल। ठीक है, आप इसको 1/1836 कर लें, या 1/1840 कर लें, या आप 1/2000 कर लें, या आप निग्लिजिबल लिख दें, एक ही बात। इलेक्ट्रॉन का मास कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। बात समझ आ गई? लेकिन चार्ज है वो प्रोटॉन के बराबर है, ऑपोजिट है। प्रोटॉन से ऑपोजिट चार्ज है। प्रोटॉन इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। लेकिन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर मैसिव, दे हैव अ mass. The electron does not have significant mass. ठीक है, चलें जी, सेकंड पॉइंट कवर हो गया। स्टेट द रिलेटिव चार्जेस एंड रिलेटिव masses ऑफ अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। कवर हो गया, समझ आ गई बात? नेक्स्ट, ये तो लिखते हुए मुझे वैसे ही शर्म आएगी, तो यहीं से लिखवा देता हूं। डिफाइन प्रोटॉन नंबर स्लैश एटॉमिक नंबर एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन नंबर। सेम सेम। ठीक है, सेम बटी। नो, सेम सेम बट सेम। सो प्रोटॉन नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या एटॉमिक नंबर कह लें। एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है जी, हो गया, डन, लिख लिया। आगे चलें। मैस नंबर, मैस नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर, ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियॉन नंबर। न्यूक्लियॉन, इस न्यूक्लियस को न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। मैस नंबर is the total number of protons and neutrons. ठीक है, mass number is the total number of protons and neutrons. इन दोनों को ऐड कर ले, mass number आ जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन नंबर क्या था? जस्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन mass नंबर क्या है? बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बात समझ आ गई? तो अगर सिर्फ न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो क्या करें? सिर्फ न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो क्या करें? मैस नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर। बात समझ आई? चले, आज इस पॉइंट पे इसको रोकते हैं। बड़ा छोटी छोटी सी चीजें हैं, नथिंग डिफिकल्ट, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। इसको कल हम दोबारा देखेंगे, ठीक है? मुझे बस रिमाइंड करा लीजिएगा, हमने 2.2 स्टार्ट किया हुआ है। सो कोई क्वेश्चन आज के लिए?